हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग समसामयिक घटना चक्र के जो 2021 की चित्रात्मक प्रस्तुति है उसमें हम साइंस के टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे रिवीजन के पर्सपेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप कवर पेज से ही देख सकते हैं, ये इसका पुंकेसर भाग है। पुंकेसर वाला भाग है, यह बाह्यदल है इसका, यह तना है और यह पत्ती है, और जो यह वाला है स्त्री कैंसर है। ठीक है, और इसको दल बोलते हैं। फिर आते हैं हम लोग मनुष्य के श्वसन की बात करेंगे जब पाचन में, तो मुख गुहा, ठीक है, जिह्वा यहाँ पर रहेगा। फिर ग्रास नली देखेंगे, अमाशय देखेंगे, यकृत देखेंगे, पित्ताशय, बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत, फिर अपेंडिक्स। इसके बाद हम गुदा देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान। ठीक है, हम जीव विज्ञान को यहाँ से चर्चा करेंगे। समान परिचय में हम देखेंगे जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस दिया था। और बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। बात होगी कि जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति या जीव विज्ञान का शब्द किसने दिया है? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया है या प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे जब जीव विज्ञान के जनक का, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। कुछ शब्दावलियां हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे एपीकल्चर है। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है। ठीक है, और एविकल्चर है, पिसिकल्चर है, मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एविकल्चर क्या है? पक्षी पालन है, पिसिकल्चर क्या है? मछली पालन है। फिगर से भी देख कर आप याद कर सकते हैं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एविकल्चर पक्षी है, पक्षी पालन, पिसिकल्चर मछली पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, सेरिकल्चर, तो ये रेशम के कीट का पालन किया जाता है इसमें। ठीक है, फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि इसको आप बुक के द्वारा कवर करें तो इस बुक को ले लीजिए आप। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है? वन संवर्धन किया जाता है। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर में सब्जियों की कृषि की जाती है, सब्जियों की खेती की जाती है। ठीक है, ओलेरीकल्चर सब्जियों की खेती की जाती है। फिगर आप देख लेंगे तो भूलेगा नहीं। हॉर्टिकल्चर, इसमें बागवानी की जाती है। ठीक है, फूलों की बागवानी की जाती है। पोमोलॉजी, इसमें फलों की खेती की जाती है। पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट है विटिकल्चर, विटिकल्चर में अंगूरों की खेती की जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों किस्म के अंगूर है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के तहत क्या होता है? फसलों की खेती की जाती है। ठीक है, ये रहे कुछ प्रमुख जीव विज्ञान के प्रमुख शब्दावलियां। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत क्या होता है? पादपों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन, मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी, जिसमें मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद है आपका ऑस्टियो ऑस्टियोलॉजी, इसमें क्या होता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थियों मतलब हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। फिर डर्मेटोलॉजी, ठीक है, इसको फ्रेंड्स मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, इसी साइंस वाले वीडियो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी।
ठीक है। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी ट्रोफोलॉजी के अंतर्गत पोषण विधियों का अध्ययन किया जाता है। फिर हर्पेटोलॉजी हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। फिर है जूलॉजी जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। बॉटनी के अंतर्गत क्या होता है, पादपों का अध्ययन। पैडोलॉजी मिट्टियों का अध्ययन। जेरेंटोलॉजी मनुष्यों की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन। ट्रोफोलॉजी पोषण विधियों का अध्ययन। ठीक है, इसमें पोषण कैसे होता है उसमें अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी उभयचर सरीसृपों का अध्ययन। ठीक है, उभयचर और सरीसृपों को सरीसृप जो रेंगे चलते हैं उनकी अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करेंगे जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। तो सबसे पहले लैमार्कवाद के सिद्धांत को देखते हैं। तो लैमार्कवाद जनक कौन है इसके, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क हैं। लैमार्कवाद के जनक कौन है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क हैं। पुस्तक तो फिलोसॉफी जूलॉजिक है। अन्य नाम क्या है लैमार्कवाद का, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत है। उदाहरण देखते हैं इसमें, लैमार्कवाद में उदाहरण क्या है, तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यह लैमार्कवाद का उदाहरण है। ठीक है, सांपों के या सांप के पैर का गायब हो जाना किसका उदाहरण है, लैमार्कवाद का। ठीक है, लैमार्कवाद का यदि उदाहरण पूछेगा तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब हो जाना। ठीक है, जिराफ की गर्दन का लंबा होना क्या हुआ, पहले जिराफ छोटे छोटे थे तो उनको घास फूस खाने में आसानी होती थी। जैसे वृक्ष बढ़ते गए तो उन्हें, चूंकि वह पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, तो पौधों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को हमेशा ऊपर उठा के खाते थे, जिसकी वजह से उनका गर्दन लंबा होता चला गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे डार्विनवाद। डार्विनवाद के सिद्धांत की बात करेंगे। डार्विनवाद के सिद्धांत के जनक कौन है, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, डार्विन ही डार्विनवाद के सिद्धांत के जनक है। और पुस्तक क्या है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति कब की गई, 1859 में। अन्य नाम क्या है, डार्विनवाद का अन्य नाम प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं, इंग्लिश में थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, बात करते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विनवाद ने दिया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत किसने दिया है, तो डार्विनवाद ने दिया है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत देखते हैं। तो उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन है, तो हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज। हॉलैंड के ह्यूगो डी व्रीज। प्रयोग वस्तु क्या है, सांध्य प्रिमरोज है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइनोथेरा लेमार्कियाना। अन्य नाम क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी। उत्परिवर्तनवाद का अन्य नाम क्या है, उत्परिवर्तन सिद्धांत या म्यूटेशन थ्योरी। नेक्स्ट देखते हैं। तो आइए हम लैमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव देखते हैं। जैसे जिराफ के उद्विकास क्रम में रेखाचित्र किया गया है, जिस अंगों का जितना उपयोग किया था उतना ही विकास होता है, लैमार्कवाद का सिद्धांत है। ठीक है, जैसे पहले जिराफ इस शेप में थे, क्योंकि घास की उपलब्धता, अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई होती थी। क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में घास मिल जाता था तो यह अपने टांगों और गर्दन का कम उपयोग करते थे और यहीं से खा लेते थे। जैसे घास की मतलब मात्रा कम होती गई तो ये लोग अपने पेड़ पौधों पर निर्भर होते गए, तो पेड़ भी अचानक बढ़ते रहे। तो चूंकि ये पत्तियां खाने लगे तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्हें अपनी टांगों को उठाना पड़ता था, गर्दन को उठाना पड़ता था, जिसकी वजह से जैसे जैसे पेड़ों की लंबाई होती गई बढ़ती गई, इनकी अगली टांग और अगली पैर और गर्दन भी लंबे होते चले गए। तो यहाँ पे लिखा गया है ऊंचे वृक्षों के पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से
इन अंगों की अधिक लंबाई हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम बात करते हैं जीव जंतुओं का विकास क्रम। इसमें हम देखेंगे महाकल्प, ठीक है, और कल्प घटना, कौन कौन सी घटना हुई है। ठीक है, तो महाकल्प में हम देखेंगे प्रोटोरोजोइक महाकल्प, प्रोटेरोजोइक महाकल्प। इसमें प्रथम घटना क्या हुई थी? मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह देखा गया था। ठीक है, प्रोटेरोजोइक में महाकल्प में प्रथम घटना क्या हुआ था? मेटाजोआ जंतुओं का पहला चिन्ह देखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक को विभिन्न कल्पों में बांटा गया है, जिसमें पर्मियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प, डेवोनियन, सिल्यूरियन, ऑर्डोविशियन, कैम्ब्रियन। ठीक है, पर्मियन को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है, घटना कौन सी हुई थी? तो सरीसृपों की उन्नति हुई थी, तो जो पृथ्वी पर रेंग कर चलने वाले जीव उनकी उत्पत्ति हुई थी। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ था? प्रथम सरीसृप बीजयुक्त फर्न्स की प्राप्ति हुई थी। डेवोनियन में हुआ था प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियाँ की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सिल्यूरियन में क्या हुआ था? प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे। ऑर्डोविशियन में हुआ था मेटाजोवन जीवों का विकास हुआ था। कैम्ब्रियन में प्रथम मछली, प्रथम रज्जुकी, ठीक है, ये पाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं मेसोजोइक महाकल्प। मेसोजोइक महाकल्प को कितने कल्प में बांटा गया? तो क्रिस्टेशियस में बांटा गया है, जुरैसिक में और ट्रियासिक में। जब इसको हम जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो डिटेल से सब इसमें कवर कर देंगे, क्या होता है मेसोजोइक, क्रिस्टेशियस। ठीक है, इनका काल अवधि कितनी होती है। यहाँ पे केवल PDF माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो यही सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्रिस्टेशियस में क्या हुआ? डायनासोर की विलुप्ति हुई। क्रिस्टेशियस कल्प में डायनासोर की विलुप्ति हुई और पहले प्राइमेट का विकास हुआ। ठीक है, प्राइमेट जैसे पहले प्राइमेट का विकास हुआ, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसमें प्राइमेट का विकास हुआ और फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई। जुरैसिक में क्या हुआ? पहली चिड़िया का विकास हुआ, इसमें डायनासोरों की उन्नति हुई। ठीक है, डायनासोरों की उन्नति हुई। ट्रियासिक में क्या हुआ? प्रथम स्तनपायी जीव, प्रथम डायनासोर की प्राप्ति हुई। सेनोजोइक महाकल्प को 3 महाकल्पों में बांटा गया है। सेनोजोइक महाकल्प को 3 कल्प में बांटा गया है, जैसे क्वार्टनरी कल्प, नियोसीन कल्प और पैलियोसीन कल्प। ठीक है, तो क्वार्टनरी कल्प में क्या हुआ था? मानव का विकास हुआ था। यदि आपसे पूछा जाए मानव का विकास किस कल्प में हुआ था, तो क्वार्टनरी कल्प में हुआ था। या किस महाकल्प में हुआ था? सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। इसमें नियोसीन और पैलियोसीन में क्या हुआ था? स्तनपायियों में विविधता पाई गई थी। ठीक है, जो स्तनपायी है उसमें विविधता पाई गई थी। वर्गीकी की चर्चा करते हैं। टैक्सोनॉमी क्या होता है? वर्गीकी जिसे कहते हैं। तो वर्गीकी की परिभाषा है जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकी कहलाता है। जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी के जनक कौन है? तो कैरोलस लीनियस है। वर्गीकी के जनक कैरोलस लीनियस है। इसको 5 जगत प्रणालियों, ठीक है, 5 जगत प्रणाली के जनक है। कौन है? विटेकर। वर्गीकी को 5 जगत प्रणाली या किंगडम में बांटा गया है। तो पंच जगत या 5 जगत के जनक कौन है? तो विटेकर है। देखते हैं 5 जगत क्या क्या है, चर्चा करेंगे। पंच जगत या 5 जगत, इसे इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले किंगडम की बात करेंगे हम मोनेरा की। मोनेरा यह एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं। ठीक है, मोनेरा एक कोशिकी जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। उदाहरण में इसमें क्या है? माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। जैसे प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? जो छोटे छोटे जीव वायरस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में जैसे मानव और जंतु
पेड़ पौधे ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रोटिस्टा संघ के। तो ये यूकैरियोटिक जीव हैं, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, शैवाल एवं प्रोटोजोआ। ठीक है, शैवाल एवं प्रोटोजोआ। यदि आपसे पूछा जाए कि शैवाल और प्रोटोजोआ किस जगत के जंतु हैं, तो यह प्रोटिस्टा वर्ग के हैं। बात करते हैं कवक वर्ग के, तो यह यूकैरियोटिक है। ठीक है, कवक यूकैरियोटिक है, अधिकांशतः बहुकोशिकीय होते हैं। उदाहरण में ईस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति। ठीक है, इसमें काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पादप। पादप में देखते हैं यह स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ब्रायोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा होते हैं, पादप टेरिडोफाइटा होते हैं, अनावृत और आवृत बीजी होते हैं। जंतु की बात करते हैं तो सभी उपभोक्ता जीव हैं, जंतु सभी उपभोक्ता जीव हैं। ये कशेरुकी होते हैं, कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है, और कुछ अकशेरुकी भी होते हैं। जंतु में कुछ कशेरुकी होते हैं, कुछ अकशेरुकी भी होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। तो ये स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं तथा प्रजनन में समर्थ हैं, प्रजनन भी कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, इन्हें अन्य नाम से क्या कहते हैं, नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। तो नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। बात करते हैं जीवाणु की। तो ये सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। दो प्रकार के होते हैं, परपोषी, स्वपोषी। कवक की बात करते हैं। कवक फंगाई से बोलते हैं। यह परहरित, ठीक है, कवक में परहरिम रहित होता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैलोफाइट्स होते हैं। कवक क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। ये परपोषी होते हैं, इसे इंग्लिश में हेट्रोग्राफिक कहते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति वाले होते हैं। ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी। कवक प्लस शैवाल से मिलकर जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। कवक प्लस शैवाल से मिलकर बने क्या बोलते हैं, लाइकेन। उदाहरण में देखते हैं जैसे खमीर है, कुकुरमुत्ता है, राइजोपस है। खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस है। बात करेंगे प्रोटिस्टा वर्ग की। तो प्रोटिस्टा वर्ग में पादप के समान, ठीक है, पादप के समान में क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लेजेलेंट और युग्लिनायड, ठीक है। और जंतु के समान में युग्लिनायड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, 3 वर्ग में बांटा गया इसको। क्राइसोफाइटा को डाइटम्स या डिस्मिट्स कहा जाता है। डाइटम्स सबसे बड़े प्रकाश संश्लेषी होते हैं और डिस्मिट्स क्या होते हैं, सुनहरे शैवाल होते हैं। डिस्मिट्स सुनहरे शैवाल होते हैं। और बात करते हैं युग्लिनाइड की, तो ये युग्लिना इसमें आते हैं। और मिक्सोट्रॉपिक पोषण होता है, इसमें मिक्सोट्रॉपिक पोषण होता है। जंतु तथा पादप के बीच संयोजी कड़ी होती है। स्लाइम मोल्ड में क्या होता है, कवक के समान होते हैं। स्लाइम मोल्ड कवक के समान होते हैं। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ये सब प्रोटोजोआ हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये सब प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। बात करते हैं पादप जगत की। पादप जगत में थैलोफाइटा
ये सरल शारीरिक संरचना वाले होते हैं, सरल शारीरिक संरचना वाले होते हैं, जिसमें शैवाल, बैक्टीरिया, कवक होते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में इसे स्पाइरोगाइरा, जैसे स्पाइरोगाइरा। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं पादप जगत में, ये उभयचर होते हैं। संवहनी ऊतकों की अनुपस्थिति होती है इनमें। उदाहरण के रूप में मास, मर्केशिया, मास या मर्केशिया। ठीक है, नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। ये संवहनी ऊतक की उपस्थिति होती है इसमें। उदाहरण फर्न, हॉर्टसेल, हॉर्स्टेल, मार्सिलिया। यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं फिगर में। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नो प्लस स्पर्म। जिम्नो मतलब नग्न, स्पर्मा मतलब बीज, नग्न बीज वाले होते हैं। ये बहुवर्षीय एवं सदाबहार होते हैं। उदाहरण के रूप में पाइनस तथा साइकस, पाइनस तथा साइकस, फिगर यहाँ पे लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? ये आवृत बीजी होते हैं। एंजियो अर्थात ढका हुआ, मतलब ये ढके हुए होते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? पुष्पी पादप है। ये फलदार होते हैं। उदाहरण के तौर पर आम, अमरूद, पपीता। आम, अमरूद, पपीता किस में आते हैं? एंजियोस्पर्म में आते हैं, एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट देखते हैं पादपों के भेद की बात करते हैं तो इनको दो भागों में बांटा गया, क्रिप्टोगैम और फेनरोगैम। इसमें क्रिप्टोगैम को अप्रत्यक्ष जननांग, ठीक है, इसमें अप्रत्यक्ष जननांग होता है। बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, अक्षम होते हैं। ठीक है, जब इनमें अप्रत्यक्ष जननांग होगा तो ये बीज भी उत्पन्न करने में अक्षम होंगे, मतलब बीज उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसमें आते हैं। फेनरोगैम में क्या होता है? ये पूर्ण विकसित जननांग, इनका जननांग क्या होता है? पूर्ण विकसित होता है। अब बीज उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के रूप में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म हमने अभी उदाहरण देखा, आम, अमरूद, पपीता, इसमें बीज होते हैं। ठीक है, और इनके जननांग भी विकसित होते हैं। और जिम्नोस्पर्म में हमने देखा पाइनस और साइकस होते हैं। ठीक है, ये रहे जीव विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे और भी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।